Today we are discussing chapter 1, that is introduction to partnership and partnership final account. तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, ये अकेला अगर बिजनेस कर रहा है तो इसको बोला जाता है सोल ट्रेडर। इज कॉल्ड एज व्हाट? सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर और ये जो बिजनेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये जो बिजनेस कर रहा है दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसके कुछ लिमिटेशंस थे मतलब खामियां थी जिसकी वजह से पार्टनरशिप डेवलप हुआ। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या थी? तो पहला था लिमिटेड कैपिटल। मतलब एक अकेला व्यक्ति मिस्टर ए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? या तो उसका खुद का सेविंग होगा, या फिर वो बैंक से कर्जा लेगा, या फिर उससे दोस्तों से रिलेटिव से उधार लेगा। इससे ज्यादा वो पैसा नहीं ला सकता। और आप देख रहे हो आज की तारीख में जहां पर ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड के साथ कंपटीशन करना है, तो वी नीड मोर फंड्स। तो पैसे की कमी थी सोल ट्रेडिंग में। दूसरा था लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। का मतलब क्या है कि मिस्टर ए ये सारी चीजों में माहिर नहीं हो सकता, सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो हो सकता है फाइनेंस में कमजोर होगा। अगर वो समझो फाइनेंस में मास्टर है तो प्रोडक्शन का नॉलेज उसके पास नहीं होगा। तो मतलब सारी चीजों की क्वालिटी सारे जैसे बोलते ना, एक अकेला आदमी अगर सारी चीजें करता है तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सारी चीजें कर तो सकता है लेकिन सारी चीजों में उसके पास मास्टरी नहीं होगी, वो वहां पर एक्सपर्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसका बिजनेस ज्यादा डेवलप नहीं होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर मिस्टर ए ने बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से कर्जा वगैरह लिया है और वो समझो लॉस में चला गया बिजनेस, तो उसका जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है वो तो नीलाम होगा ही, वो तो बेचेंगे ही। साथ में उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे भी वो कर्जा वसूल किया जाएगा। मतलब उसको हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं चला जाए। नो स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ए अगर बिजनेस कर रहा है और कल के उठकर मिस्टर ए को कुछ हो गया तो उसका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, मिस्टर ए को समझो कोरोना हो गया और वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गया, तो इसका मतलब अभी वो बिजनेस नहीं चला पाएगा। मिस्टर ए का समझो डेथ होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो हिज बिजनेस विल गेट अफेक्टेड क्योंकि कोई दूसरा नहीं है, अकेला ही बिजनेस कर रहा है। सो नो स्टेबिलिटी, कभी भी बिजनेस बंद होने का डर है। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने देखा कि सारी चीजों का वो मास्टर नहीं हो सकता, किसी एक पर्टिकुलर चीज में हो सकता है। मार्केटिंग में होगा तो प्रोडक्शन में नहीं होगा, प्रोडक्शन में होगा तो फाइनेंस में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप को कमजोर बना दे रही है, और जिसकी वजह से कुछ जरूरत पड़ी कि दो या फिर दो से ज्यादा लोग एक साथ आए और बिजनेस करें। तो समझो यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, हम तीन ही लेते हैं, एंड मिस्टर सी। अगर ये तीनों मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो हम लोग इनको बोलेंगे पार्टनरशिप। वे एग्जैक्टली क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पर टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू रन इट, दो या फिर दो से ज्यादा लोग जब इकट्ठा होकर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होगा। दे एग्री टू शेयर कैपिटल, मैनेजमेंट, रिस्क, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, करार होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अमंग दिस पर्सन्स इज टर्म एज पार्टनरशिप। तो रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा
एग्रीमेंट किसके बारे में होगा कि बिजनेस का नाम क्या रखना चाहिए, पार्टनरशिप कैसे, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे, लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, कामकाज को कैसे डिवाइड करेंगे, इसके बारे में एग्रीमेंट होगा। दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप। और ये जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो वो जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली, तीनों को मिलकर, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी को बोलकर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, दे आर कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। तो आपने देखा ये तीन चीजें अलग अलग है। पार्टनरशिप, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी को इंडिविजुअली हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स, और उनके ग्रुप को, मतलब तीनों को मिलाकर जो बनेंगे वो होगा पार्टनरशिप फर्म, वो होगा पार्टनरशिप फर्म। पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में। तो आपने देखा, मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज। पार्टनरशिप, they are individually known as partners, collectively known as firm। फिर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से यह पार्टनरशिप बना। The partnership is an organization where there is an association of two or more persons। एक अकेला व्यक्ति होगा तो वो सोल ट्रेडिंग ही होगा। जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग इकट्ठा कर बिजनेस करेंगे तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। So partnership is an organization where there is an association of two or more persons with a view to share profit or loss of the firm। क्या मकसद होगा कि एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसको शेयर करेंगे। डेफिनेशन, अभी आपको ये एक्ट याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन 4 में लिखा है, उसके सेक्शन 4 में लिखा है कि पार्टनरशिप के बारे में क्या होता है। ये इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or anyone of them for acting for all। इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या लिखा है सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप किसको कहा गया है, तो किसको पार्टनरशिप कहा गया है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस, ये जो व्यक्ति है उनके बीच का रिलेशंस। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने कमिट किया है, एग्री किया है, जो लोग राजी हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स। ध्यान से देखोगे डेफिनेशन को तो लॉस शेयर करने की बात नहीं लिखी है। व्हाट इज द इसेंशियल क्राइटेरिया टू बिकम अ पार्टनरशिप और टू हैव अ पार्टनरशिप इज टू शेयर द प्रॉफिट्स। लॉस में शेयर हो चाहे नहीं हो, प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए। दैट इज द इसेंशियल क्राइटेरिया। आप जब एसवाईको में जाओगे तो आप ये पार्टनरशिप एक्ट को डिटेल में पढ़ोगे। जब कानून लिखा होता है, कानून में लिखा हुआ हर लाइन, हर शब्द, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे पार्टनरशिप के बारे में क्या लिखा है एक्ट में, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। उन व्यक्तियों के बीच में रिलेशन जो है, किस चीज का है, कौन से व्यक्ति के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करने का इरादा किया है, जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करने का इरादा किया है, उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज पार्टनरशिप। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस सारे लोग मिलाकर चला सकते हैं, मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीनों को हक है वो बिजनेस चला सकते हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जैसे मिस्टर ए अकेला बिजनेस संभालेगा, मिस्टर बी और मिस्टर बी उसके साइलेंट पार्टनर हो सकते हैं, फाइनेंसिंग पार्टनर हो सकते हैं। मतलब तीनों ने मिलकर बिजनेस करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति बाकी दोनों के बिहाफ पर बिजनेस कर सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे तो सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें से कोई भी एक बिजनेस चला सकता है, बाकी लोग उसको क्या करेंगे, साइलेंटली सपोर्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप। तो आपको ये पार्टनरशिप समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्क्रीन। Now what we are discussing right now is features of partnership firm। तो पहला फीचर है एग्रीमेंट।
अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है दैट पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट कुड बी रिटन और ओरल, लिखित में होगा या फिर जबानी होगा। लेकिन अगर कल के उठकर कुछ झगड़ा हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हुआ और अगर बात कोर्ट तक चलेगी तो कोर्ट में प्रूव करने के लिए, कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि क्या हमारा डिसाइड हुआ था, इसके लिए आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटन होगा तो बेहतर होगा। देखो एक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि कंपलसरी रिटन होना चाहिए, इट कैन बी ओरल आल्सो, जुबानी भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है तो आप कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे कि आपका जुबानी क्या एग्रीमेंट हुआ था? तो वहां पर अगर आपका एग्रीमेंट रिटन में है, सो रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, वो हमेशा प्रेफरेबल होगा कि आप अपने एग्रीमेंट को क्या करोगे, राइटिंग में लिखोगे, राइटिंग में होगा, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कल के उठकर अगर झगड़ा हो गया तो आप उसको साबित कर सकते हो कि आपने कौन से बात पर आप राजी हुए थे। और ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले डिटेल में कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसमें क्या लिखा जाता है, राइट। और उसके बाद और भी देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से रूल्स लागू होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा पार्टनरशिप है विच इज आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है, कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट या तो राइटिंग में होता है या फिर ओरल में होता है। लेकिन फ्यूचर्स को देखते हुए हमेशा ये एडवाइजेबल होगा, हमेशा ये प्रेफरेबल होगा कि हमारा एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्योंकि एक अगर होगा तो वो सोल ट्रेडिंग बन जाएगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स and maximum number of partners are 50 according to the Companies Act 2013 amended in 2014. आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 and maximum 10 in the banking business, 20 in the general business. But as per the amendment, there can be maximum 50 members in the partnership. Lawful business. Business undertaken by partnership should be lawful. It cannot undertake business which is not allowed by the state. Definition of partnership does not permit any illegal business. मतलब 3 पार्टनर मिलकर अगर बोलते चलो आज रात बैंक में दरोड़ा डालेंगे, डाका डालेंगे, बैंक को लूटेंगे, एटीएम मशीन चुराएंगे, तो भले वो पार्टनरशिप होगा लेकिन उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते एज पर पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि वो बिजनेस कौन सा होगा, इलीगल होगा। तो जो पार्टनरशिप होगा विच इज सपोर्टेड बाय पार्टनरशिप एक्ट इज ओनली फॉर लॉफुल बिजनेस। आप इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप तो कर सकते हो बट दैट कैन नॉट बी अ वैलिड पार्टनरशिप, उसको ये पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लागू नहीं होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। हम लोग बिजनेस ही को कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जब प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, जितने लोगों ने वो मेहनत की है उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड द पर्पस टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इट इज बट नेचुरल। अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है तो उसको लॉस में भी शेयर करना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा कि लॉस में शेयर करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करता है तो भी दैट इज अ वैलिड कंडीशन कि वो पार्टनर होगा और वो बिजनेस पार्टनरशिप होगा। लेकिन एज अ नेचुरल लॉ, कॉमन सेंस की बात है, जो प्रॉफिट शेयर करता है वो लॉस में भी शेयर करना होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। तो उनका जो एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनरशिप डीड बनेगा, उसमें जो रेशियो लिखा होगा 2:3:1, 1:1:1, ऐसा कुछ भी, तो उस रेशियो में वो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है, इफ इट इज साइलेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा मिस्टर ए बी एंड सी sharing profits and losses
profits and losses in the ratio of 2:1:1। ऐसा अगर लिखा है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन के हेडिंग में ऐसा लिखा है मिस्टर ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, और उनको साल के आखिर में समझो प्रॉफिट हुआ। हमने देखा कि साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है वो 80,000 का है, 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये तीनों पार्टनर्स में बटेगा। रेशियो क्या होगा 2:1:1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब 2/4, 1/4 एंड 1/4। यहाँ पर मिस्टर ए का शेयर होगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब हुआ इसको इसमें से कितना मिलने वाला है 40,000, इसको कितना मिलने वाला है 40,000, इसको मिलेगा 40,000 मिस्टर ए को। अकॉर्डिंगली बी का जो शेयर होगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/4, मतलब इसका शेयर यहाँ पर होगा 20,000। एंड सी का शेयर होगा, सी विल शेयर 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20,000 अगेन। सो टोटल मिलाकर 80,000 हुआ। तो अगर आपके क्वेश्चन के लाइन में ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, तो ये रेशियो में शेयर करेंगे। अगर नहीं लिखा है, अगर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा, मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, तो हर एक का शेयर इक्वल होगा। हर एक का शेयर क्या होगा इक्वल होगा, मतलब ए का शेयर 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 होगा। अकॉर्डिंगली बी का शेयर वो भी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 होगा, और वैसे ही सी का शेयर भी 1/3 होगा। मतलब 3 पार्टनर से, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 पार्टनर है तो 4 से, मतलब इक्वल होगा। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप यहाँ पर देखोगे इसका जो रेशियो आएगा, आप 80,000 को डिवाइड करोगे 3 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 2 6, यहाँ पर बचेगा 20, 3 6 18, यहाँ पर बचेगा 20, तो 6 6 6 आएगा, यहाँ पर भी 26 6 6 6 आएगा, और वैसे तीसरे के लिए भी 26 6 6। तो आपको किसी का नंबर जो है वो 7 करना होगा, ताकि नहीं तो वो फिर 80,000 मैच नहीं होगा। वो तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे कि आपको राउंडिंग कैसे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है रेशियो, तो जो रेशियो लिखा है उसके हिसाब से डिवाइड करना है, और रेशियो नहीं लिखा होगा रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल डिवाइड करना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का वो मतलब है, होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 4। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर समझो ए बी एंड सी ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, समझो 25 लाख का, 25 लाख का कर्जा लिया बैंक से। अब बैंक ये 25 लाख इनके बिजनेस में से वसूल करेगा। तो पहले तो बैंक ने इनके बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच दिया, बिजनेस का प्रॉपर्टी बेचकर प्रॉपर्टी में से समझो बैंक को वसूल हो गया 15 लाख, बैंक को वसूल हो गया 15 लाख, बैलेंस बचा यहाँ पर 10 लाख। तो ये 10 लाख वसूल करने के लिए बैंक ये तीनों पर केस कर सकता है, ए पर, बी पर और सी पर मिलकर तीनों पर केस कर सकता है। मतलब ये इनका ये जो लायबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जॉइंट लायबिलिटी।
या फिर अगर बैंक को पता है इन तीन में से ए मालदार पार्टी है, ए से हमारा पैसा वसूल हो सकता है, तो बैंक क्या कर सकती है, सिर्फ ए पर क्या करेगी, केस करेगी, सिर्फ ए से पैसा रिकवर करेगी। मतलब ए को ये 10 लाख अपने प्रॉपर्टी में से देना होगा, दैट मीन्स हिज लायबिलिटी इज सेवरल, दैट इज इंडिविजुअल, हिज लायबिलिटी इज सेवरल, दैट इज इंडिविजुअल। मतलब जॉइंट लायबिलिटी तो है, साथ में इंडिविजुअल लायबिलिटी भी है। फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है, बैंक ने इन तीनों को कर्जा दिया था, बिजनेस को 25 लाख का, बिजनेस इनका घाटे में चला गया, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी बेचकर 15 लाख वसूल हुआ, अभी बचा हुआ 10 लाख है, तो ये 10 लाख वसूल करने के लिए बैंक ये तीनों पर केस कर सकती है। मतलब इन तीनों का जो लायबिलिटी वो जॉइंट है, तीनों लायबल है। लेकिन अगर बैंक को पता चलता है कि इसमें से ए जो मालदार पार्टी है, पैसे वाला पार्टी, इससे हमारा पैसा वसूल हो सकता है, तो बैंक सिर्फ ए पर केस करेगी, ये पूरे 10 लाख का, तो ए वहां पर भी ए को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, दैट मीन्स इज लायबिलिटी इज इंडिविजुअल। मतलब इन तीनों का लायबिलिटी इंडिविजुअल भी है और जॉइंट भी है। आगे चलकर हम लोग ये देखेंगे कि मिस्टर ए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है डिसोल्यूशन चैप्टर के, जहां पर ऐसा आपको मिलेगा सिचुएशन कि ए बी एंड सी ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें से सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब उसके पास कुछ असेट ही नहीं है, जो अपने खुद के लायबिलिटी पूरा नहीं कर सकता, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं बचा है लायबिलिटी पूरा करने के लिए। तो इन दैट केस सी अगर कंगाल होता है तो उसका लायबिलिटी ए और बी को उठाना होगा। मतलब ये दोनों अपना लायबिलिटी क्या नहीं कर सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। सी का लायबिलिटी, सी अगर कंगाल हो गया है, सी के पास कुछ पैसा नहीं है रिकवर करने के लिए, तो सी का लायबिलिटी भी ए और बी को उठाना होगा, दैट मीन्स देयर लायबिलिटी इज जॉइंट, देयर लायबिलिटी इज जॉइंट। बढ़ते यहाँ पर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एज वेल एज सेवरल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अनलिमिटेड, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी होने के बाद भी कर्जा बाकी बचा है, तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी नीलाम होगा, दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड। जॉइंट मतलब बैंक ये तीनों पर केस कर सकती है, दैट इज जॉइंट लायबिलिटी। सेवरल मतलब बैंक सिर्फ ए से भी पैसा वसूल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल लायबिलिटी। तो तीन अलग अलग वर्ड है, एक तो उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, प्लस वो जॉइंट भी है, प्लस इंडिविजुअल भी है। So partners are liable till the last rupee in the pocket. If assets of the business is not sufficient to pay the liabilities, personal property of the partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, अगर एक कोई पार्टनर कंगाल हो जाता है, इंसॉल्वेंट होता है, ये जॉइंट वर्ड है इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर कंगाल होता है, मतलब जिसके पास असेट्स नहीं है लायबिलिटी पूरा करने के लिए, then his liability will be borne by the other solvent partners. उसका लायबिलिटी बाकी पार्टनर्स को उठाना पड़ेगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट जब हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर सॉल्व करेंगे, जब हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर सॉल्व करेंगे वहां पर आपको ये चीज काम में आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। Go to the next part, ये अभी आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपको याद रखना ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना होगा, उसको कहीं ना कहीं जाके आपको, जैसे होता है ना कोई बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मतलब आपको बीएमसी में जाकर रजिस्टर करना होता है कि ऐसे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों को इंटीमेट करना जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या है, जाके रजिस्टर में नाम लिखवाना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्टर। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पर जाके हमारा नाम रजिस्टर्ड होगा, नाम लिखा जाए कि ऐसा ऐसा एक पार्टनरशिप है। तो ऐसा करना सिर्फ महाराष्ट्र में कंपल्सरी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है ये ऑप्शनल है, मतलब बाकी स्टेट में कंपल्सरी नहीं है, महाराष्ट्र छोड़कर बाकी स्टेट में ये कंपल्सरी नहीं है। बट एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप। और रजिस्टर करना है मतलब क्या करना है, ऑफिस में जाके हमारा नाम लिखवाना है, उनके रजिस्टर में हमारा नाम आएगा कि ऐसा ऐसा एक पार्टनरशिप फर्म है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी।
and so no partner can use the property for personal use. All partners have equal rights in managing. अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में देखा था, it is a business carried on by all or acting by one on behalf of others. All partners have equal rights. कानून ने तो सबको समान अधिकार दिया है, सारे पार्टनर्स बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। कुछ एक दो पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, बाकी लोग हैं वो फाइनेंसिंग स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, नाम के लिए पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स वगैरह। लेकिन कानून ने तो सबको इक्वल राइट्स दिया है कि आप सारे जो है पार्टनर्स आप बिजनेस में शरीक हो सकते हो, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब पार्टनर किसी आउटसाइडर के साथ बिहेव करेगा तो वो एज ए प्रिंसिपल करेगा। पार्टनर एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर। इसका मतलब क्या है? तो समझो ए एंड बी ये पार्टनर्स है, ए एंड बी ये पार्टनर्स है, और अब एक किसी आउटसाइडर सी से बिजनेस कर रहे हैं। ए एंड बी गुड्स बेच रहे सी को, इसका मतलब यहाँ पर अगर ए जो गुड्स बेच रहा है, समझो ए यहाँ पर एग्रीमेंट कर रहा है सी के साथ, तो ये इसके साथ ऐसे एग्रीमेंट करेगा एज ए वी इज द ओनर। मतलब ए जो है वो ओनर होगा ये सी के साथ आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये ओनर होगा, मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल, मेन व्यक्ति। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ कारोबार करेंगे तो वो क्या होंगे? बिजनेस के एजेंट्स होंगे। विद अदर पार्टनर्स एक्ट्स एज एन एजेंट। जब वो किसी आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग करते होंगे तो वह एज ए ओनर डीलिंग करेंगे, और जब वो आपस में कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो बिजनेस के क्या होंगे? एक दूसरे के एजेंट्स होंगे। सो ईच पार्टनर वर्क्स इन द टूफोल्ड कैपेसिटी एज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो बाहर वाले के साथ ओनर के जैसा व्यवहार और आपस में एजेंट के जैसा व्यवहार, मतलब सारे वो एजेंट से एक दूसरे के ऐसा बिहेव करेंगे। तो होप आपको ये वाला स्क्रीन समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर एक पॉइंट बचा है 9th वाला। अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व, हम लोग उसको पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जैसे एग्रीमेंट पार्टनरशिप को जन्म दे सकता है, वैसे ही एग्रीमेंट पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकता है। जैसे एग्रीमेंट पार्टनरशिप को जन्म देता है, वैसे ही हम लोग एग्रीमेंट बनाकर, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकते हैं। जिस पार्टनर को लगता है कि अभी हमारा पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो बाकी पार्टनर्स को एक नोटिस भेज देगा, 14 डेज नोटिस। इस पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। जब चाहे कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस भेज देगा कहीं भी हमको पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना है, दैट इज 14 डेज नोटिस। फिर उस 14 दिन के बाद उनका पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। द पार्टनरशिप फर्म कैन also be dissolved if a partner dies, retires, become insolvent। तो कोई पार्टनर अगर मर जाता है, रिटायर होता है, तो भी हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर नो एग्रीमेंट्स टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन अगर हमने कुछ पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ एग्रीमेंट बनाया है तो उसके बावजूद भी चल सकता है, तो वो हो सकता है कंटिन्यू। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट नंबर 9 समझ में आया होगा। Now let's discuss about partnership deed. The document containing the partnership agreement among the partners is called as partnership deed। ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट। नॉर्मली जब ये राइटिंग में होता है तो ही उसको डीड बोलते हैं, ओरली होगा तो नहीं बोलेंगे। एन एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल। आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, जबानी भी हो सकता है, लेकिन जब लिखित में होगा, राइटिंग में होगा, तो ही आप उसको डीड बोलोगे। The partnership act doesn't make it compulsory to have a written agreement। पार्टनरशिप में ये नहीं लिखा है कि कंपल्सरी आपका राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में कोई झगड़ा हो गया तो ये हमेशा एडवाइजेबल होगा कि आपका डॉक्यूमेंट राइटिंग में होगा, तो ये एज ए प्रूफ ऑफ कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। तो क्या क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमारे पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा।
फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, हमारे पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, 5 साल 10 साल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा। रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, कौन से रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स का राइट्स क्या होगा, क्या उसको काम करने होंगे, क्या क्या उसके लायबिलिटीज होंगे। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, अगर कोई नए पार्टनर्स को लेना है तो क्या करना होगा, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या करना होगा, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम लोग बिजनेस को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, ये सारी चीजें लिखी होंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना है। पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, ड्रॉइंग्स पर कितना देना है, ये सारी चीजें क्यों लिखी जाती है, ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो, ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो। राइटिंग में होगा, सबका साइन होगा, तो आगे जाके क्या नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। किसी पार्टनर को अगर सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो वो कितना देना होगा, ये लिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है, अगर कल के उठकर पार्टनर्स में झगड़ा होता है तो उसको कैसे सेटल करेंगे, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, ये सारी चीजें राइटिंग में होगी, ये सारी चीजें राइटिंग में होगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डेट। आई होप आपको ये पार्टनरशिप डेट कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन a document is prepared called as partnership deed and all terms and conditions are mentioned in the deed. But if the partnership deed is silent, देखो क्या important है, but if the partnership deed is silent about any point, this issue is solved as per the provisions of Partnership Act 1932. मतलब अगर किसी चीज के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा या फिर हमारे पास अलग से पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। राइट, आपका एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, और समझो आपने एग्रीमेंट ओरली भी किया है और उसमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला है या फिर आपने कुछ मेंशन नहीं किया है, डेट राइटिंग में है और फिर भी आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर पार्टनरशिप के रूल्स लागू हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, जो हमको ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी काम आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप एक्ट में उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, तो इन दैट केस द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टीज इन द इक्वल रेशियो। इसका मतलब है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप का रेशियो नहीं लिखा होगा तो हमको वो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब 2 पार्टनर्स होंगे तो 50% 50%, 4 पार्टनर्स होंगे तो 25% 25% 25% 25%, 1/4 1/4 1/4 1/4, 3 पार्टनर्स होंगे तो 1/3 1/3 1/3। तो अगर रेशियो दिया है तो रेशियो में, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर बिजनेस के पार्टनर ने बिजनेस में से कुछ पैसा लिया है तो उसके ऊपर ड्रॉइंग्स जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, if date of drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawings. अगर पार्टनर ने कौन से दिन पैसा लिया है पार्टनरशिप फर्म से, उसका डेट अगर नहीं लिखा है, हमको कितने दिन का इंटरेस्ट लगाना है, सो एवरेज ऑफ 6 मंथ्स इंटरेस्ट। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी इंपॉर्टेंट होगा। और फिर एक टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पर ये लाइन आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर डेट्स दिया है कौन से तारीख में विड्रॉ किया है तो आप उस दिन से कैलकुलेट करोगे। अगर वो डेट नहीं दिया है तो आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने का होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो समझो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2020 और यहाँ पर है 1 जनवरी 2021, 31 मार्च 21। देखो
हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये हमारा साल है, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ये साल का हम लोग अकाउंट कर रहे हैं। पार्टनरशिप 3 पार्टनर्स का है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर है। और यहाँ पर सी ने बिजनेस में से 10,000 रुपये लिया है पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पर सी ने बिजनेस में से 10,000 लिया 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च उसको हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि उसने लिया है जो पैसा वो 3 महीने के लिए यूज किया। क्वेश्चन में अगर ऐसा डेट लिखा है कि कौन से तारीख में पैसा लिया है, अब वहां से काउंट करोगे तो 1 जनवरी 21 से लेकर 31 मार्च 21 तो 3 महीना होता है, तो आप 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे उसे। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट नहीं दिया है, सॉरी ये डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखा है कि मिस्टर सी ने 10,000 रुपये का ड्राइंग किया, मिस्टर सी ने 10,000 रुपये का ड्राइंग किया, डेट्स नहीं लिखा है, विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 months, विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 months। ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर डेट्स दिया है, कौन से तारीख में ड्राइंग्स हुआ वो डेट लिखा है, तो उस डेट से लेके साल के आखिर तक काउंट करोगे, उतने महीने का इंटरेस्ट होगा। अगर वो नहीं दिया है, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 6 months। ये 2 चैप्टर में इंपॉर्टेंट, एक हमारा ये पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट और दूसरा डेथ ऑफ अ पार्टनर में इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में इंपॉर्टेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझो यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, और इन्होंने 1-1 लाख रुपया, इन्होंने 1-1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब इन्होंने 1-1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल। 1-1 लाख रुपया तीनों ने इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल। देखो हमारा पॉइंट नंबर 4 ये कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। तो उनको क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 1-1 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन समझो यहाँ पर ए ने इस 1 लाख के अलावा और 50,000 एक्स्ट्रा दिया एज अ लोन। ए ने 1 लाख रुपया तो दिया ही है, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 दिया एज अ लोन। तो पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो पार्टनर्स को उसका क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। और वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो देखो यहाँ पर if the partner provides the additional amount to the business as a loan but rate of interest is not given then 6% per annum interest is allowed। मतलब पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है उसका उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। एग्रीमेंट में डीड में जो लिखा है उतना परसेंट, मतलब समझो पार्टनरशिप डीड में लिखा है 15%, 12%, 10%, तो वो रेट से मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसको कितना दे सकते हैं? 6% इंटरेस्ट, 6% साल का। देखो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि 10% देना है तो 10% देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, हमारा एक्ट कहता है, कानून कहता है आप उसको 6% साल का इंटरेस्ट दे सकते हैं, साल का इंटरेस्ट दे सकते हैं। आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ए बी एंड सी ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं। इसमें से ए जो है वो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, ए जो है पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है। सी समझो पूरा मार्केटिंग देख रहा है, मगर ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा काम का अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक्स्ट्रा काम का, एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए तो मिलेगा। लेकिन डीड में कुछ नहीं लिखा है तो हमारा एक्ट कहता है नो सैलरी नो कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन। मतलब देखो क्या है, 3 जन बिजनेस चला रहे हैं जिसमें से ए पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, सी पूरा मार्केटिंग देख रहा है।
तो उसके हिसाब से अगर उन्होंने डिसाइड किया, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ए को सैलरी मिलना चाहिए, सी को जो है कमीशन मिलना चाहिए, तो देंगे, क्योंकि तीनों ने डिसाइड किया है। अब जब डिसाइड किया तीनों ने मिलकर तो देना ही है। लेकिन अगर डीड में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है और ए और सी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा काम का कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा काम का कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for extra work. तो कोई पार्टनर अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। लेकिन आप डीड बनाकर दे सकते हो, आप एग्रीमेंट बनाकर ये बोल सकते हो कि एक एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक को सैलरी देना है, सी मार्केटिंग करेगा तो सी को कमीशन देना है, ये आप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए कहाँ पर प्रोविजन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब अगर ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं और इनको अगर डी को एज अ पार्टनर लेना है, मिस्टर डी को एज अ पार्टनर लेना है, तो यहाँ पर इन तीनों का परमिशन होना जरूरी है। मतलब मिस्टर ए मिस्टर डी को डायरेक्टली पार्टनरशिप में नहीं ले सकता बिना बी और सी के परमिशन के। मतलब ए कैन नॉट एडमिट मिस्टर डी एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ बी एंड सी। तो तीनों का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, तो ही हम लोग किसी और पार्टनर्स को एज अ पार्टनर ले सकते हैं और किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप में ला सकते हैं। हमारा टॉपिक है अगला वाला, इसके बाद वाला, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई होप आपको ये सारे प्रोविजंस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं और जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी काम आएंगे, वो सारे प्रोविजंस समझ में आए होंगे।